आज कहानी एक ऐसी लड़की की जो दुनिया देखना चाहती थी। उसे समंदर पसंद था, उसे ट्रैवल करना पसंद था और नए लोगों से मिलना बहुत पसंद करती थी वो। और यही वजह थी कि उसने एक ऐसी नौकरी चुनी जिसमें उसका घर कभी एक शहर रहने नहीं वाला था। और इसी एक्साइटमेंट की वजह से एक बड़ी सी क्रूज शिप उसका घर बन गई। हर कुछ दिनों बाद एक नया पोर्ट। लेकिन 22 मार्च 2011 की सुबह उस क्रूज शिप पर कुछ ऐसा हुआ जिसने अगले कई सालों तक सवालों का एक सिलसिला खड़ा कर दिया। एक 24 साल की लड़की अचानक गायब हो गई। ना कोई अलार्म बजा, ना किसी ने उसे समुद्र में गिरते देखा, ना कोई स्ट्रगल दिखाई दिया। बस कुछ घंटों के भीतर ऐसा लगा जैसे वो जहाज से नहीं, दुनिया से ही गायब हो गई हो। ये इंसिडेंट और भी बड़ा इसलिए है क्योंकि ये कोई साधारण क्रूज शिप नहीं था। ये डिज्नी का क्रूज था, वही डिज्नी जिसे पूरी दुनिया एंटरटेनमेंट का किंग मानती है। शुरुआत में कई लोगों ने इसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट मान लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सवाल बढ़ते गए। कुछ लोगों ने इसे एक्सीडेंट माना तो कुछ लोगों ने सुसाइड की आशंका जताई, और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि उस सुबह जो हुआ उसके बारे में पूरी सच्चाई कभी सामने ही नहीं आई। आज के एपिसोड में कहानी रेबेका कोरियम की, एक ऐसी लड़की जो एक सुबह डिज्नी क्रूज पर मौजूद थी और फिर कुछ घंटों बाद कहीं भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। इंग्लैंड के चशायर में रहने वाली रेबेका कोरियम काफी मिलनसार, बातूनी और नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली लड़की। उसे लोगों के बीच रहना पसंद था और उसे एक ऐसी नौकरी चाहिए थी जिसमें हर दिन अलग हो, जहां हर हफ्ते नए लोग मिले, जहां हर कुछ दिनों में खिड़की के बाहर का नजारा बदल जाए। और शायद यही वजह थी कि उसे डिज्नी क्रूज लाइन में काम करने का मौका मिला, और यही आखिर उसने मैनिफेस्ट भी किया था। डिज्नी वंडर पर उसका काम बच्चों के साथ जुड़ा था। क्रूज पर छुट्टियां मनाने वाले फैमिलीज के बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती थी वो उस टीम का पार्ट थी। इसका मतलब था कि दिन भर उसके आसपास बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। कोई खेल रहा होता, कोई सवाल पूछ रहा होता, कोई नया दोस्त बना रहा होता, और रेबेका उन सब के बीच अपने काम में व्यस्त रहती थी। और यही वो माहौल था जिसमें वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थी। और फिर धीरे धीरे डिज्नी वंडर सिर्फ उसका वर्क प्लेस नहीं रहा। समुद्र के बीच तैरते उस बड़े से जहाज पर एक छोटी सी दुनिया थी उसकी। और अब क्रूज का काम करना सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, असल में उतना आसान नहीं होता। लॉन्ग आवर्स, लगातार रिस्पॉन्सिबिलिटीज और घर से महीनों दूर रहना। लेकिन रेबेका को इससे कोई कंप्लेन नहीं थी। उसे लगता था कि इसके बदले उसे वो जिंदगी मिल रही है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। वो उन जगहों को देख पा रही है जिन्हें देखने के लिए लोग सालों तक सेविंग्स करते हैं, और वो उन लोगों से मिल रही है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते थे। और सबसे बड़ी बात, उसे अपना काम पसंद था। साल बीतते गए और समुद्र पर बिताया गया समय उसकी पहचान का हिस्सा बन गया। अब जब भी वो घर लौटती तो उसके पास सुनाने के लिए कहानियां होती, किसी यात्रा की, किसी यात्री की और किसी पोर्ट की। उसके सामने अब एक फ्यूचर था और साथ में उसके प्लान्स और ड्रीम्स। मार्च 2000 में भी सब कुछ नॉर्मल था। डिज्नी वंडर एक और यात्रा पर था। पैसेंजर्स वेकेशन पे थे, बच्चे जहाज के अलग अलग पार्ट्स में खेल रहे थे, क्रू मेंबर्स अपने काम में बिजी थे, और रेबेका भी। अब घर पर जब भी बात होती तो अक्सर फ्यूचर प्लान्स को लेकर डिस्कशन। छुट्टी मिलने पर क्या करना है, किन दोस्तों से मिलना है, परिवार के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है। उसके आसपास मौजूद लोगों को कभी यह भी नहीं लगा कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी होगी। बाहर से दिखने में सब नॉर्मल ही लगता था। और अब आती है तारीख 21 मार्च 2011 की। रात का वक्त था और क्रूज आगे बढ़ रहा था। पैसेंजर्स में से ज्यादातर लोग अपने रूम्स में लौट चुके थे। रात की रूटीन वाली क्लीनिंग और मॉर्निंग प्रेप्स चल रही थी। और जैसा कि हम सबको पता है कि ये काम 24/7 ऑपरेशनल रहता है, तो क्रू मेंबर्स भी अलग अलग शिफ्ट्स में काम करते हैं।
यानी हर वक्त कुछ लोग जागते रहते हैं। 22 मार्च की सुबह अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी। जहाज के एक कॉर्नर में लगे कैमरे ने रेबेका को रिकॉर्ड किया। वो एक इंटरकॉम पर बात कर रही थी। कुछ सेकंड्स की रिकॉर्डिंग आगे चलकर पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे डिस्कस्ड पार्ट बनने वाली थी। वीडियो में रेबेका किसी से बात कर रही है। कुछ पलों के बाद वह अपने चेहरे को हाथ से छूती है। दिखने में ऐसा जैसे कोई इमोशनल बात हो, मे भी कुछ परेशान करने वाला रहा हो, बट कैमरा साउंड नहीं रिकॉर्ड कर सकता था। इसलिए उस वक्त उस फोन पर कौन था और उससे क्या बात हुई, ये आज भी कोई नहीं जानता। क्रूज पर भी किसी ने सिचुएशन पे इतना गौर नहीं किया, क्योंकि एक क्रू मेंबर फोन पे बात करता दिख रहा था और ये एक नॉर्मल सिचुएशन ही मानी जाएगी। क्रूज पर बहुत सारे लोग थे, सबकी अपनी लाइफ, सबके अपने इश्यूज, बट कोई ये नहीं जानता था कि आगे चलकर सालों तक लोग इस एक वीडियो को डिस्कस करते रहेंगे। फोन कॉल खत्म हुई और रेबेका कैमरे की नजर से बाहर, और यही आखिरी बार उसे कहीं देखा गया। कुछ घंटों के बाद उसकी शिफ्ट थी। शुरुआत में किसी को उसकी एब्सेंस अजीब नहीं लगी। इतने बड़े क्रूज पर कभी कभी एम्प्लॉइज का देर से पहुंचना आम बात है, लेकिन जब ये कुछ मिनट की देरी घंटों में बदलने लगी तो लोग कंसर्न्ड हुए कि आखिर सब ठीक तो है रेबेका के साथ। उसके दोस्तों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। दूसरे कलीग से पूछा कि मे भी उसे किसी ने देखा हो। कुछ लोगों को लगा कि मे भी क्रूज के किसी और हिस्से में किसी काम में उलझ गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और फिर लोगों की चिंता बढ़ने लगी। सर्च का दायरा बढ़ाया गया और अलग अलग लोगों से पूछा गया, लेकिन अब भी कुछ पता नहीं चला। डिज्नी वंडर पर मौजूद पैसेंजर्स को अभी यह एहसास नहीं हुआ था कि वो एक ऐसे रहस्य के बीच खड़े हैं जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। डिज्नी वंडर कोई छोटा जहाज नहीं था। उसके भीतर दर्जनों पब्लिक स्पेसेस थे, पैसेंजर्स और क्रू के रहने की जगह, स्टोरेज एरिया और ऐसे बहुत से कॉर्नर्स जहां कोई इंसान कुछ समय के लिए चला जाए तो नजरों से गायब हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा था, एक बात साफ हो जा रही थी कि रेबेका सिर्फ कहीं बैठी नहीं थी, वो सच में गायब थी। कुछ घंटे पहले तक जहाज पर मौजूद एक लड़की अचानक जैसे हवा में गायब हो गई हो, और इस बीच जहाज का स्टाफ उस आखिरी सुराग पर भी पहुंच चुका था जो उनके पास था, वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज। वो फोन कॉल और इन्वेस्टिगेशन करने वालों के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। फुटेज देखा गया, दोबारा देखा गया, फिर दोबारा। हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उस बातचीत में ऐसा क्या था जिसने रेबेका को इतना इमोशनल कर दिया था। लेकिन समस्या वही थी, वीडियो तो थी, आवाज नहीं थी। दुनिया उस सीन को देख सकती थी लेकिन सुन नहीं सकती थी, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा सिचुएशन और गंभीर हो गई। अब ये सिर्फ इस बात का सवाल नहीं था कि रेबेका कहाँ है, सवाल ये भी था कि अगर वो जहाज पर नहीं है तो फिर है कहाँ। समुद्र के बीच मौजूद एक क्रूज शिप से कोई व्यक्ति अचानक गायब कैसे हो सकता है? पैसेंजर्स को उस समय पूरी पिक्चर क्लियर नहीं थी, लेकिन क्रूज के भीतर लोगों की चिंता बढ़ रही थी। और आखिरकार ये मामला इतना बड़ा हो गया कि एक्सटर्नल एजेंसीज को भी इन्फॉर्म करना पड़ा, और इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया और समुद्र के उस हिस्से में भी तलाश की गई जहां अनुमान लगाया गया कि अगर कोई व्यक्ति पानी में गिरा हो तो हो सकता है। हेलीकॉप्टर्स आए, जहाजों को अलर्ट किया गया, समुद्र के विशाल इलाके में खोजबीन। लेकिन समुद्र एक मुश्किल जगह है, वहां टाइम मायने रखता है। कुछ ही घंटे की देरी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। उधर इंग्लैंड में रेबेका का परिवार अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। फिर एक फोन कॉल आता है, एक ऐसा कॉल जिसे कोई परिवार कभी नहीं सुनना चाहता। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी लापता है, इस वक्त कहां है ये किसी को नहीं पता। ये सुनते ही फैमिली की दुनिया बदल गई। कुछ घंटे पहले तक उनकी बेटी अपने काम पर थी और अब वो अचानक गायब हो गई थी। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। परिवार के लिए बहुत टफ था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनके मन में उम्मीद थी कि रेबेका मिल जाएगी। शायद जहाज के किसी हिस्से में हो, शायद कोई गलतफहमी हुई हो, शायद कोई ऐसा जवाब मिले जो इस रहस्य को खत्म कर दे। लेकिन समय बीतता गया
और कोई जवाब नहीं आया। ना रेबेका मिली, ना उसके साथ क्या हुआ इसका कोई स्पष्ट सबूत। और अब यह बात पब्लिक स्पेस में थी, मीडिया इन्वॉल्व हो गई और एक 24 साल की डिज्नी एम्प्लॉय समुद्र के बीच एक क्रूज शिप, आखिरी बार कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक इमोशनल फोन कॉल और फिर अचानक गायब। ये ऐसी कहानी थी जिसमें जितने जवाब थे उससे कहीं ज्यादा सवाल। दुनिया भर के लोग इस केस के बारे में पढ़ने लगे और जितने लोग पढ़ते उतने नए सवाल सामने आते। सबसे बड़ा सवाल वही था जो शुरुआत से था कि अगर रेबेका जहाज से समुद्र में गिरी तो कैसे, और किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? अगर उसने ऐसा खुद किया तो कोई सबूत क्यों नहीं मिला? और अगर उसके साथ कुछ और हुआ तो वो फिर क्या था? उस समय किसी के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे और सच तो यह है कि आज भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन खत्म ही नहीं हुई और अब असली डिस्प्यूट और असली बहस यह है कि इस केस को दुनिया के सबसे चर्चित समुद्री रहस्यों में बदल देने वाली बातें अभी सामने आनी बाकी थी, क्योंकि आने वाले समय में लोगों का ध्यान सिर्फ रेबेका की गुमशुदगी पर नहीं रहने वाला था। सवाल धीरे धीरे एक और दिशा में मुड़ने वाला था। क्या उस सुबह की पूरी कहानी सबको बताई गई थी? रेबेका कोरियम कभी मिली नहीं, ना उस दिन, ना अगले दिन, ना अगले हफ्ते, और समुद्र में चलाए गए सारे सर्च ऑपरेशंस खत्म हो गए। जहाज अपनी अलग यात्राओं पे निकल गया, पैसेंजर्स अपने घर लौट गए और नए आ गए। लेकिन एक सवाल वहीं रह गया कि 22 मार्च 2011 की सुबह आखिर हुआ क्या था? किसी भी इन्वेस्टिगेशन की तरह इस मामले में भी लोगों ने जवाब तलाशने शुरू किए, लेकिन जितनी ही गहराई में लोग गए उतने ही नए सवाल। सबसे पहला डिस्कशन उस सीसीटीवी फुटेज का था जिसमें रेबेका आखिरी बार दिखाई दी। दुनिया ने उस वीडियो को देखा, फिर दोबारा देखा और फिर एक बार और देखा। लोगों ने उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश की, उसके हाथों की हरकतें समझने की कोशिश की, उसके फोन कॉल का मतलब निकालने की कोशिश की, लेकिन समस्या वही थी। वीडियो तो थी पर कोई ऑडियो नहीं, इसलिए दुनिया सिर्फ अनुमान लगा सकती थी। और इसी दौरान पहली बड़ी थ्योरी सामने आई, एक्सीडेंट की थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार रेबेका किसी तरह जहाज से समुद्र में गिर गई होगी। कुछ लोगों ने इसे सबसे सीधा और लाइकली पॉसिबल जवाब माना, लेकिन इस थ्योरी के सामने भी सवाल थे। किसी ने उसे गिरते हुए नहीं देखा और कोई विटनेस नहीं था, कोई ऐसा कैमरा भी नहीं था जिसने रिकॉर्ड किया। दूसरी थ्योरी, सुसाइड। इस थ्योरी का आधार मुख्य रूप से वही आखिरी फोन कॉल था। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद उस बातचीत में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने उसे इमोशनली परेशान कर दिया होगा, लेकिन यहां भी कोई ठोस सबूत नहीं था। रेबेका की फैमिली ने इस संभावना को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए उनकी बेटी फ्यूचर के प्लान्स बना रही थी, वो घर आने की बातें कर रही थी, उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, इसलिए परिवार को नहीं लगा कि कहानी का अंत इस दिशा में जा भी सकता है। लेकिन फिर वही बात थी कि किसी को नहीं पता था कि आखिर उस फोन कॉल में कहा क्या गया था। और फिर तीसरी थ्योरी सामने आई, वही थ्योरी जिसने इस मामले को एक साधारण गुमशुदगी से कहीं बड़ा बना दिया। कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि क्या रेबेका के साथ जहाज पर कुछ गलत हुआ? क्या किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट थी? क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस संभावना को पर्याप्त गंभीरता से देखा गया? इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब कभी सामने ही नहीं आया और समय के साथ सबसे ज्यादा चर्चा डिज्नी और जांच प्रक्रिया को लेकर हुई। रेबेका के परिवार ने कई बार कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ तो हुआ है, और उस बारे में पूरी पिक्चर कभी सामने नहीं आई। परिवार लगातार जवाब चाहता रहा। वो जानना चाहता था कि उस सुबह क्या हुआ, क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, क्या कोई ऐसा सुराग था जो उन्हें बताया नहीं गया। लेकिन साल गुजरते गए और परिवार के सवाल वहीं के वहीं रहे। और इस दौरान इंटरनेट पर भी तरह तरह की थ्योरी सामने आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि डिज्नी ज्यादा जानता है, तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा मानने का कोई सबूत नहीं है। और इसी बहस ने इस मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। और आज 15 साल बाद भी इस केस का कोई कंक्लूजन नहीं है। रेबेका कोरियम का नाम अब उन लोगों की लिस्ट में शामिल है जिनके साथ क्या हुआ इसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। इन्वेस्टिगेशन हुई, सर्च ऑपरेशंस चले, एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी, जर्नलिस्ट ने अपनी कहानी को खंगाला, परिवार ने सालों तक जवाब तलाशे, लेकिन उस सुबह के कुछ घंटे आज भी अंधेरे में हैं। और शायद यही वजह है कि ये मामला आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ कोई लास्ट आंसर नहीं है।
कोई अदालत का फैसला नहीं है, कोई कन्फेशन नहीं है और कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जहां कहानी पूरी तरह सुलझ जाती हो। सिर्फ एक लड़की है जो दुनिया देखना चाहती थी, जिसे समुद्र पसंद था, जिससे ट्रैवल करना पसंद था, जिसने एक ऐसी नौकरी चुनी जिसमें उसका घर एक क्रूज बनने वाला था, और फिर एक सुबह उसी जहाज पर वो गायब हो गई। डिज्नी वंडर आज भी समुद्र में यात्राएं करता है। पैसेंजर्स आते जाते हैं, नए एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और बच्चे अभी उसी डेक पर दौड़ते खेलते हैं। सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन 22 मार्च 2011 की उस सुबह का एक सवाल आज भी समुद्र की लहरों के बीच कहीं खोया हुआ है कि रेबेका कोरियम के साथ आखिर हुआ क्या था, और इसे कोई नहीं जानता। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे और साउंड पर हैं अहमद अब्बास। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट।